जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट के सवालों को देखेंगे। बस आप लोग अपना जोश और अपनी जो लगन है उसको मेंटेन रखिएगा। तो पीसीएस के पहले और आरओ के पहले बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए हमेशा आते रहेंगे। टाइमिंग अलग अलग भी हो सकती है, किसी किसी दिन 2 से 3 वीडियो भी आगे देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो बस इन सारी चीज़ों का इनिशिएटिव का आप लोग फ़ायदा उठाइए, एग्ज़ाम में सफल होइए। और जो पीडीएफ है वो जय हो स्टडी के टेलीग्राम चैनल या जय हो स्टडी वनडे एग्जाम्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करते रहिएगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन ये दिखने में है, लेकिन इसमें हम लोग और भी डिटेल थोड़ा थोड़ा देखेंगे, जिससे और भी ज़्यादा जो फ्यूचर में भविष्य में अगर सवाल बन सकता है इन्हीं प्रश्नों से, तो हम उसे सॉल्व कर पाएँ। ये हमारी कोशिश होगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादातर इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि आप लोगों का पीवाईक्यू जो है वो तैयार होता चले। सबसे पहला सवाल यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है। ये 4 घटना आपको दिया हुआ है, तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रमिक क्रम में ये बताना है कि सबसे अंतिम में कौन सा इसमें से घटना घटित हुआ है। होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन या फिर मोपल्ला विद्रोह। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल आए तो सबसे पहले उसके आगे आप ये देखिए कि कौन सा घटना कब हुआ है। तो होम रूल मूवमेंट जो है वो आंदोलन 1916 में शुरू हुआ, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन लोगों ने अपना अपना होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो सबसे पहले अप्रैल में शुरू कर दिया था तिलक जी ने, और सितंबर में उसके बाद शुरू किया था एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने जो शुरू किया था अपना होम रूल आंदोलन, उसमें जॉर्ज अरुणडेल जी जो थे वो सचिव थे। ये आप लोग याद रखिएगा, जॉर्ज अरुणडेल। अब देखिए जलियांवाला बाग कांड जो था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी वाले दिन। तो 1919 है इसका मतलब घटना वाला साल। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 का, जब पहला आपका वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध था, जब ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जो तुर्की था, ऑटोमन एम्पायर था, उसको कई हिस्से में तोड़ दिया गया था। उससे जो पूरे दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय थे वो काफ़ी नाराज़ हुए थे, आहत हुए थे। तो इसीलिए भारत में भी अली ब्रदर्स की नेतृत्व में, शौकत अली, मोहम्मद अली हैं अली ब्रदर्स, और भी कई सारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हुए और बाकी लीडर्स भी हुए। उनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और ये 1919 के बाद हुआ। तो 1919 या 20 मान लीजिए आप, ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। असहयोग आंदोलन के समय में भी महात्मा गांधी ने क्या किया था? गांधी जी ने इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी लोग थे और लीडर्स थे, उनको असहयोग आंदोलन में भी शामिल कर लिया था। अब आता है मोपल्ला रिवोल्ट, यानी ये जो मोपल्ला विद्रोह है, यही निर्धारित कर रहा है इस सवाल को कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो ये हुआ था 1921 में, ये विद्रोह 1921 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, मोपल्ला विद्रोह। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए विद्रोह की शुरुआत तो 1920 में खिलाफत आंदोलन के साथ कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से हुआ था। ठीक है, नॉन कॉपरेशन के समय में जो मालाबार है, जैसे ये अपना इंडिया है, तो ये जो मालाबार, जो आज का केरला है, उस समय मालाबार जो एरिया है, वहाँ पर जो किसान थे उन्होंने ये विद्रोह शुरू किया था। अब वहाँ पर बात क्या था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो नंबूदिरी ब्राह्मण थे। नंबूदिरी ब्राह्मण जो थे वो बड़े बड़े जमींदार थे वहाँ के, और जो नॉर्मल ज़मीन रखने वाले या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं था, उस तरह के जो छोटे छोटे किसान थे, वो थे मुस्लिम समुदाय के, जिनको मापिल्ला भी कहा जाता है या मोपल्ला कहा जाता है। तो ये जो मोपल्ला थे ये मुस्लिम थे। अब इसको आंदोलन में जब उन्होंने इसमें भाग लिया, मोपल्ला ने, और वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिस्ट एंगल हो गया। ये आपका कम्युनलिज्म का एंगल हो गया, कम्युनिस्ट नहीं, सांप्रदायिक कोण मिल गया इस आंदोलन को। इसकी वजह से इस आंदोलन में काफ़ी हिंसा भी देखने को मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मोपल्ला विद्रोह। अगला सवाल है, Who among the following presided over the Lucknow annual session of Indian National Congress held in 1916? अब देखिए ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीसीएस में जीएस 2006, ये जीएस 1 में 6, 2010, 2013, यूपीपीसीएस प्री 2009, सब बार पूछा गया है। तो 1916 में, सवाल यह है कि 1916 में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ वार्षिक अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो थी वो किया था अंबिका चरण
मजुमदार जी ने, यानी कि AC मजुमदार ने। अब देखिए 1916 एक ऐसा समय था जब दो बहुत बड़ी घटनाएं घटित हुई। इसमें अगर आप देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण इवेंट इसमें हुआ। क्या हुआ? पहला कि 1907 में सूरत में जब विभाजन हो गया था कांग्रेस का, तो उसमें जो नरम दल और गरम दल थे, जिनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, ये दोनों लोग अलग हो गए थे। 1908 के आसपास में उस समय बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल में भेज दिया गया था। 1914 में 6 साल के बाद वो जेल से वापस आए। वापस आने के बाद उनका जो ब्रिटिश सरकार को लेके रवैया था उसमें थोड़ा बदलाव आया। अब वो ब्रिटिश सरकार को उखाड़ नहीं फेंकना चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार में ही रहकर उसमें सुधार करके स्वराज की बात उन्होंने शुरू की। वही 1914 में होम रूल, 1914 में जब आपका प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू हुआ, तो उसके बाद से उन्होंने बोला कि हमें अंग्रेज़ों का थोड़ा साथ देना चाहिए। अभी उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ना चाहिए सरकार के खिलाफ। हालांकि उसके बावजूद उन्होंने अपने देश के बारे में सोचते हुए होम रूल आंदोलन के बारे में बात किया। उन्होंने कहा कि हमें स्वराज की आवश्यकता है, हम अपना सरकार खुद चलाना चाहते हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। तो 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और उनका साथ दिया एनी बसंत ने। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत दोनों लोगों की बहुत बड़ी कोशिश थी कि कांग्रेस के दो धड़ों को एक किया जाए, और 1916 में दोनों ही जो कांग्रेस के दो पक्ष थे, नरम दल और गरम दल, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, वो एक हो गए। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय भी ब्रिटिश सरकार के रवैये से बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो टर्की, जो ऑटोमन एम्पायर था, जो आज टूट के तुर्की दिख रहा है और बहुत सारे देशों में बट गया, उसको लेके बहुत बड़ा एक युद्ध चल रहा था अंग्रेज़ों के साथ में। तो उसको लेके मुस्लिम समुदाय भी नाराज़ थे। तो यही एक मौका समझ में आया। उस समय उनके लीडर हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना और इधर से बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ही लोगों को एक बात ये समझ में आ गई कि अगर हम लोग एक साथ आ जाएं, तभी हम स्वराज या अपना सेल्फ गवर्नमेंट, जो खुद से चलाने वाली सरकार की व्यवस्था है, उसको स्थापित कर पाएंगे। तब 1916 में जो लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें AC मजुमदार यानी अंबिका चरण मजुमदार हेड करते हैं उसको, उसमें इन दोनों ही लोगों की कोशिश के बाद, यानी कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की तरफ से और आपके हो गए मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से, इन दोनों ही लोगों की कोशिश के बाद, संयुक्त कोशिश के बाद, यहाँ पर हमें अधिवेशन में मुस्लिम और जो मुस्लिम लीग था और जो कांग्रेस था उसके बीच में एक संधि साइन होते हुए नजर आया, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट या लखनऊ की संधि भी बोलते हैं, जिसके तहत वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं मुस्लिम लीग, उसको मान लिया गया था। देखिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो ब्लू में लिखा हुआ है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सवाल पूछा जाता है कि पहला कौन सा कांग्रेस का ऐसा सेशन है जिसको महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया था, उसमें वो भाग लिए थे जब 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आ गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ का सेशन कांग्रेस का 1916 में जो हुआ था। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी द्वारा भाग लिया गया यह पहला कांग्रेस सत्र भी था। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में, वो किस वर्ष स्थापित किया? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1917। देखिए हुआ क्या था, साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम, एक बहुत बड़ा ज़मीन मिला, खाली मिला गांधी जी को, और उन्होंने वहाँ पर आश्रम स्थापित किया, जिसको हम साबरमती आश्रम के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि उस नदी के किनारे था तो उसके ही नाम पर उस आश्रम का नाम रख दिया गया था। अहमदाबाद में ये आश्रम था, और ये जो एरिया है ये कोचराब एरिया कहलाता है, कोचरब क्षेत्र। तो कोचरब क्षेत्र में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने इसे पहली बार स्थापित किया था, अहमदाबाद में। ठीक है, बाद में क्या हुआ था कि इसको शिफ्ट करके साबरमती नदी के किनारे इसको शिफ्ट करके 1917 में स्थापित कर दिया गया था। तो पहले कोचरब क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था अहमदाबाद में 1915 में, और फिर 2 साल के बाद जो साबरमती नदी के किनारे का जगह खाली था वहाँ पर इसको स्थापित कर दिया गया, साबरमती आश्रम को। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसका विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपके 4 विकल्प हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, NG रंगा, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा B, NG रंगा। और राजकुमार शुक्ला जी को आप लोग जानते ही हैं,
राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के हर तरफ पीछे पीछे उन्होंने कोशिश किया, जब से गांधी जी भारत में आए, कि वो चंपारण की जो समस्या थी नील को लेके, जो वहाँ पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज़ों का दबाव था इंडिगो के लिए, उसको लेकर वो हमेशा गांधी जी के पीछे पीछे रहें। और 1916 में जब पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए, साउथ अफ्रीका से आने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद, तब वहीं पर राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी से मिले। उन्होंने बताया कि हमारे चंपारण की क्या समस्या है, नील की खेती को लेके आप ज़रूर एक बार आइए। और यहीं पर बातचीत होने के बाद अगले साल 1917 में चंपारण में पहुंच जाते हैं महात्मा गांधी। तो जब भी हम लोग चंपारण सत्याग्रह और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष हिंद स्वराज को लिखा था। आपके सामने 4 विकल्प है, 1908, 1909, 1912 और 1914। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1909। तो देखिए 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज को प्रकाशित किया था, जहां पर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि भारत सच्ची स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकता है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की थी। कौन कौन सी? पहला, उन्होंने कहा कि अंग्रेज बहुत ही अग्रेसिव मैनर में, आक्रामक रूप से अपनी आधुनिक सभ्यता को भारत पर थोप रहे हैं, इसकी उन्होंने आलोचना की थी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला था कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए संभावित क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आपको मेन जो इसमें बात याद रखनी है वो ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है, वो ये कि इस पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखा गया था। एक सवाल ये भी आया हुआ है, सवाल ये भी था कि जैसे यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि हिंद स्वराज को महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष लिखा था। एक सवाल ये भी आया हुआ है कि हिंद स्वराज जो है वो किस भाषा में महात्मा गांधी ने सन 1909 में लिखा था। तो इस तरीके से ये सवाल को घुमाया जा सकता है। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप जी ने एक प्रांतीय सरकार की स्थापना की थी। सवाल यही है कि महेंद्र प्रताप जी जब उस सरकार के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो किस वर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में उन्होंने प्रांतीय सरकार की स्थापना की थी? यही सवाल है। आपके सामने 4 विकल्प है। 1914 में उन्होंने स्थापित किया था प्रांतीय सरकार को, 1915 में, 1918 में या 1919 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1915। अब देखिए 1 दिसंबर 1915 को जर्मनी के सहयोग से, क्योंकि जर्मनी जो था, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर यानी कि आज का टर्की, तुर्की, ये सब एक आपके लीग में थे, और दूसरी तरफ जो थे वो थे ब्रिटेन और बाकी देश। तो जर्मनी उन सारे लोगों को सहयोग करना चाहता था जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यही एक जर्मनी को अच्छा मौका भी मिला और उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप की मदद की और अफ़गानिस्तान में एक थोड़े समय के लिए सही लेकिन एक प्रांतीय सरकार की स्थापना करने में उनकी मदद की। आपको ये याद रखना है कि जो मौलवी बरकतुल्ला जी थे, मौलवी बरकतुल्ला जो थे, उन्हें उस प्रांतीय सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में लगभग सबको याद रहता है, क्योंकि उन्होंने सरकार की स्थापना की थी और वो उसके राष्ट्रपति भी थे। तो आपको ये याद रखना है कि मौलवी बरकतुल्ला जी जो थे वो प्रधानमंत्री चुने गए थे। अगला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के एक भाग के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? What was the name of the female regiment constituted as a part of the आज़ाद हिंद फौज by नेताजी सुभाष चंद्र बोस? उस रेजिमेंट का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, भारत माता रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भवानी या भवानी रेजिमेंट, या और चौथा ऑप्शन है वीरांगना रेजिमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक ऐसा रेजिमेंट तैयार किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी, ठीक है। कुल मिला के सिर्फ एक महिलाओं का ही एक दस्ता टाइप का समझ लीजिए एक रेजिमेंट तैयार किया गया था, लड़ाकू रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व किया था आदरणीय श्री कैप्टन लक्ष्मी सहगल जी के द्वारा। देखिए लक्ष्मी सहगल जी को एक बार देखने का थोड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था कानपुर में, तब शायद इनकी उम्र कुछ 97-98 थी। अब इनका लास्ट जीवन चल रहा था। 2012 में
जहाँ तक याद आ रहा है इनका निधन हुआ था 1914 में। हाँ, 1914 में इनका जन्म था और 2012 में इनका निधन था। तो उस समय कॉलेज के टाइम पे इनसे मिलने का, एक बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस यूनिट की जो स्थापना थी, ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना किया था इस यूनिट का, ये जुलाई 1943 में किया था। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो यहाँ से लड़ते लड़ते वहाँ पे गए थे, जो वहाँ पर थे भारतीय, उन सभी को एकत्रित करते हुए इस रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, एक अमेरिकी पत्रकार हैं जो महात्मा गांधी जी के साथ थे असहयोग नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो द नेम ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट हु विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। तो इसके 4 ऑप्शन हैं जो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। लुई फिशर, विलियम एल शिवर, वेब मिलर या नेग्ले फार्सन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए, लुई फिशर। तो लुई फिशर ने एक किताब भी लिखी थी 7 डेज विथ महात्मा। जब ये अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में, उसके 2-3 महीने पहले गर्मी के समय में ये लुई फिशर भारत आए थे और उन्होंने जो उस समय का यस असहयोग आंदोलन था उसको कवर भी किया था। महात्मा गांधी के साथ वो रहे, बहुत ही डिटेल में उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में चीज़ें बताई हैं। और ये किताब भी लिखा है 7 डेज विथ महात्मा। 7 दिन उन्होंने जो महात्मा गांधी के साथ क्लोजली समय बिताया था उसके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया इस किताब में। अच्छी किताब है, कभी फ्री हो जाइएगा तो एक बार ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। अभी फ़िलहाल सिलेबस पे फोकस करते हैं। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1784 में, 1800 में, 1857 में या 1919 में। अब इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है, कैसे कैसे अभी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल जो इसका उत्तर है वो है ए ऑप्शन 1784। देखिए, एक सवाल तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो जब फाउंडर या संस्थापक का नाम पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। दूसरा सवाल यहाँ से ये बनेगा, एक तो सवाल हमने देख लिया ऊपर किस वर्ष स्थापित किया गया और कौन इसका संस्थापक था, 2 सवाल हो गए। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाल मित्र जी। अब राजेंद्र लाल मित्र जी को किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, एक सवाल ये हो गया। तो ये 1885 है। साल याद करना बहुत आसान है, कैसे आप याद करेंगे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे आपको याद रखना है। तो देखिए, आपको डेट्स याद करने में जोड़ना है। तो 1885 लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि कोई राजेंद्र लाल मित्र जी थे। RLMG जो थे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पहले राष्ट्रपति अध्यक्ष बने थे। और दूसरा लिख लीजिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था इसी साल। और आखिरी सवाल जो हम देखेंगे, ये जो आप किताब भी देख रहे हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी जी ने लिखा था। तो सवाल यही है कि ये जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको कब पब्लिश किया गया था, कब प्रकाशित किया गया था? सन 1900 में, 1901 में, 1902 में या 1903 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1901। तो जब बात हो रही है दादा भाई नौरोजी जी की, तो इनके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल हम लोग 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में देखेंगे जहां से सवाल पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। पहला ये कि एक संगठन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर या संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने इसको लंदन में स्थापित किया था सन 1867 में। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, ये कि पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने जो कि आपके ब्रिटिश सांसद बने थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी जी। इनको इलेक्ट किया गया था लिबरल पार्टी की तरफ से। फिन्सबेरी सेंट्रल एक जगह है यूके में, वहाँ से 1892 के आम चुनाव में ये जीते थे। तो एक सवाल ये पूछा जा सकता है। तो ये 10 सवाल हम लोगों ने देख लिया। इसी तरीके के बाकी सवाल भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।